आपने नोट किया होगा कि अगर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट ना किया जाए तो आपका कंप्यूटर सिस्टम न सिर्फ धीमा हो जाता है बल्कि नया सॉफ्टवेयर न होने की वजह से कई बार कंप्यूटर हैंग होने लगता है। इसलिए समय समय पर सॉफ्टवेयर को अपडेट करना हमेशा जरूरी होता है। ये बात भारतीय सेना पर भी लागू होती है। भारतीय सेना को भी अपने हथियार और उपकरण अपडेट करने की जरूरत है और लंबे समय से ये काम अटका हुआ था, लेकिन अब ये काम शुरू हो चुका है। आज हमारे पास आपके लिए भारतीय सेना से जुड़ी एक ऐसी खबर है जिसे देखकर आपको थोड़ी राहत जरूर महसूस होगी, क्योंकि 20 वर्षों के बाद भारतीय सेना के सिर का बोझ कम होने वाला है। रक्षा मंत्रालय ने 170 करोड़ रुपए में सैनिकों के लिए करीब 1.5 लाख हेलमेट्स का कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये मॉडर्न कॉम्बैट हेलमेट युद्ध, घुसपैठ और आतंकवादी हमले से निपटने के लिए खास तौर पर तैयार किए गए हैं। ये हेलमेट्स ऐसे हैं जो काफी नजदीक से फायर की गई 9 mm की गोली को झेलने में सक्षम है। भारतीय सेना को मिलने वाला नया हेलमेट जवानों के सिर, माथे, कान और गर्दन की सुरक्षा करेगा। इसके अलावा ये हेलमेट बॉम्ब और ग्रेनेड के श्रैपनल्स भी झेल सकता है। सेना की इन्फेंट्री के जवान और राष्ट्रीय राइफल्स के जवान अभी तक पटके का इस्तेमाल करते थे। एक तरह का पटका हुआ करता था जो भारत में बनते हैं। इसमें एक लोहे की ग्रिप पर सिर्फ कपड़ा लिपटा हुआ होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पटका सिर्फ माथे को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन इस पटके से ना तो सिर की सुरक्षा होती है और ना ही कान और गर्दन की। यह पटका लोहे का होने की वजह से काफी भारी होता है। इसका वजन करीब 2.5 से 3 किलोग्राम होता है। जवानों को लंबे समय तक पटका लगाए रखने से भी बहुत परेशानी होती थी। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि वर्ष 1999 से 2006 के बीच शहीद हुए सैनिकों में से 23% से ज्यादा सैनिकों की मृत्यु सिर पर लगी चोट की वजह से हुई थी, जबकि कारगिल युद्ध में शहीद हुए कुल सैनिकों में से 26% से ज्यादा सैनिक सिर में गोली लगने की वजह से मारे गए थे। अब जो नए हेलमेट्स भारतीय सेना को मिलेंगे वो नॉन मेटेलिक होने की वजह से हल्के होंगे और उनका वजन सिर्फ 1 किलो 300 ग्राम के आसपास होगा। इस नए हेलमेट में मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अलावा नाइट विजन डिवाइस भी लगाए जा सकते हैं। युद्ध की स्थिति में अक्सर एक बात कही जाती है कि युद्ध के मैदान में जंग कंबल ओढ़कर नहीं जीती जा सकती। डीएनए में हमने समय समय पर भारतीय सेना की गरीबी का डीएनए टेस्ट आपको दिखाया है। फिर चाहे वर्ष 2015 में पंजाब के गुरदासपुर में हुआ आतंकवादी हमला हो या फिर वर्ष 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुआ आतंकवादी हमला, हमने पूरे देश को यह बताया था कि कैसे अत्याधुनिक हथियार, हेलमेट्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स न होने के बावजूद सिर्फ अपने भरोसे के दम पर भारत की सेना आतंकवादियों का सामना करती है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि सैनिकों के पास लाइसेंस टू किल होता है, लेकिन असलियत में आज से पहले तक उनके पास सिर्फ लाइसेंस टू डाई होता था। हालांकि देर आए दुरुस्त आए। ये पूरे देश के लिए एक अच्छी खबर है कि भारतीय सेना की हेलमेट वाली समस्या का समाधान अब हो गया है। Lieutenant Kalia, come in over. Lieutenant Kalia, come in over. Lieutenant Kalia, Lieutenant Theo. Lieutenant Kalia, come in over. अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए और सिर पर गोली लगने के बावजूद उन्होंने चौथे आतंकवादी को भी मार गिराया। अपने घायल साथी को सुरक्षित बाहर निकालने में उन्होंने अतुलनीय वीरता तथा सखा भाव का प्रदर्शन किया और तब तक फायरिंग करते रहे जब तक कि वे बेहोश होकर नहीं गिर पड़े। देश के लिए प्राणों की आहुति देने वालों को मिलेगी संजीवनी बूटी।
दुश्मनों की गोली का सामना करेगा भारतीय सेना का नया कवच। Move! 20 साल के इंतजार के बाद भारतीय सेना को मिला अभेद्य मुकुट। आखिर भारतीय सैनिकों के लिए हेलमेट खरीदने की खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों अमर जवान का प्रतीक उल्टी राइफल के ऊपर टंगा हेलमेट होता है? क्यों हेलमेट किसी सैनिक के लिए शरीर के हिस्से जैसा महत्वपूर्ण होता है? इसके लिए जानिए हेलमेट का अब तक का सफर। किसी भी युद्ध की स्थिति में इंसान ने सबसे पहले अपने सर को बचाना ही शुरू किया, इसलिए हेलमेट या शिरस्त्राण एक सैनिक का सबसे पहला कवच था। सबसे पुराने हेलमेट्स का सबूत ईसा से 2300 साल पहले सुमेरियन योद्धाओं का मिलता है। ग्रीक योद्धाओं ने 1700 ईसा पूर्व में हेलमेट्स का इस्तेमाल शुरू किया। हेलमेट्स को चमड़े, पीतल, तांबे से लेकर बाद में लोहे और स्टील से बनाया गया। ये तलवार, तीर और बंदूकों की गोलियों से सैनिक का बचाव करते थे। विश्व युद्धों में स्टील का हेलमेट हर सैनिक का अटूट हिस्सा होता था। खंदकों में छिपे सैनिक का पूरा शरीर चाहे सुरक्षित हो, पर उसका सर हमेशा दुश्मन की नजरों में होता था, जिससे बचाव जरूरी था। आधुनिक सेनाएं नॉन मेटेलिक हल्के हेलमेट्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन भारतीय सेनाओं के हेलमेट का सफर अभी तक विश्व युद्ध के जमाने में ही रुका हुआ है। हेलमेट पहले तो बहुत भारी थी, तो नेचुरली परेशानी होती थी। ऊपर से स्पेशली लेटेस्ट से आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हर एक जगह पे ऑपरेट करे हैं आर्मीज। कोई डेजर्ट में गया है, इतनी भारी हेलमेट जो है गर्मी में अगर सिर के ऊपर हो तो आदमी को जो है थकावट बहुत जल्दी महसूस होती है। तो ऑब्वियसली जो पहला हिसाब किताब एक ऑफिसर या एक सोल्जर करने की कोशिश करता है वो है कि अपना हेलमेट उतार के साइड में रख दो। और ये हेलमेट जो थी इसके अंदर कोई उतना कुशनिंग भी नहीं था। अगर कुशनिंग ना हो तो अगर बुलेट लगे हेलमेट को तो जो ट्रॉमा होगा वो और जो कंकशन होगा वो ज़्यादा बढ़ जाता है। 1999 से 2006 के बीच सैनिकों की मृत्यु के बारे में किए गए एक रिसर्च के मुताबिक इस दौरान 23.4% सैनिकों की जान सिर पर लगी गोली की वजह से हुई। करगिल में शहीद कुल सैनिकों में 26.6% सर में गोली लगने की वजह से मारे गए। खासतौर पर आतंकवादियों से भिड़ंत के दौरान सैनिकों को निशाना लगाकर सर पर गोली मारना आसान होता है और आतंकवादी ये मौका नहीं चूकते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि लगभग 2 दशक बाद भारतीय सेना के लिए 1,59,000 हल्के आधुनिक बैलिस्टिक हेलमेट खरीदने का फैसला किया गया है। इनके अलावा कमांडर्स के लिए आधुनिक हेलमेट्स खरीदे जाएंगे, जिसमें कम्युनिकेशन की सुविधा के साथ साथ वीडियो कैमरा और टॉर्च लगाने की भी सुविधा होगी। फिलहाल भारतीय सेना जिस हेलमेट का इस्तेमाल करती है वो न केवल 2.5 किलोग्राम से भी ज्यादा होने की वजह से बहुत भारी है, बल्कि उससे पूरी सुरक्षा भी नहीं मिलती। इसलिए आज पूरे देश को ये जानना और समझना जरूरी है कि भारतीय सेना को मिलने वाली नई संजीवनी बूटी कैसी है और उसकी खासियत क्या है। आधुनिक हेलमेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक ये है कि वो 20 मीटर की दूरी से चली 9 mm की गोली से बचाव कर सके। साथ ही उसमें ऐसी लाइनिंग होनी चाहिए जो उसे गोली लगने के झटके से भी बचाए। इसके साथ ही उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि उसे लंबे समय तक पहनने में सैनिक परेशानी न महसूस करे। साथ ही उसमें नाइट विजन डिवाइसेस, लेजर पॉइंटर, कम्युनिकेशन और वीडियो कैमरा जैसे गैजेट्स लगाने की सुविधा भी होनी चाहिए। जो हेलमेट इस समय इस परीक्षण से गुजर रहा है वो लगभग वैसा ही है जो भारतीय सेना के लिए बनाया जाएगा। इसलिए आज ध्यान से पूरे देश को अपने सैनिकों के नए कवच की एक एक जानकारी देखनी चाहिए।
इंसान जब से इस दुनिया में आया उसने लड़ना शुरू किया, और जब से उसने लड़ना शुरू किया तभी से उसकी समझ में आ गया कि सर सलामत तो सब सलामत। लकड़ी, बांस, कछुए के खोल, जानवरों की खालों से होता हुआ शिरस्त्राण यानी हेलमेट का सफ़र धातुओं तक पहुंचा। पिछली पूरी सदी में लड़े गए सारे बड़े युद्धों में जो सैनिकों के हेलमेट थे वो स्टेनलेस स्टील या बैलिस्टिक स्टील के थे। धीरे धीरे वो कंपोजिट मटेरियल्स में जाने लगे। लेकिन हेलमेट के साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर उनका प्रोटेक्शन बढ़ाया जाए, उनकी मजबूती बढ़ाया जाए, तो उनका वज़न भी बढ़ता जाता है, जो कि मुश्किल होता जाता है किसी भी सैनिक के लिए उस हेलमेट को लगाकर लड़ना और लगातार काम करना। अब यहीं पर रिसर्च सामने आती है, और अब जो भारतीय सेना के इस्तेमाल के लिए जो सबसे नए हेलमेट आएंगे वो एक ख़ास किस्म के फाइबर से बनेंगे, ख़ास किस्म के कपड़े से बनेंगे। देखने में यह किसी आम कपड़े का थान लगता है, लेकिन यह बैलिस्टिक फैब्रिक एरामिड है, और यही अब भारतीय सैनिकों के लिए कवच बनेगा। फैब्रिक की शुरुआती जांच के बाद ये दूसरा चरण है। इसमें उस फैब्रिक को, जिसको चेक कर लिया गया है, खास प्रोसेस से गुजारा जा रहा है ताकि वो कटिंग के लिए, अगली प्रोसेस के लिए तैयार हो सके, और इसमें जो खूबियां हैं, इसकी जो मजबूती है वो और उभर सके। अभी तक ये फैब्रिक कपड़े की ही शक्ल में है, कपड़े के थान की शक्ल में है, लेकिन अब जिस प्रोसेस से ये गुजर रहा है यानी कटिंग से, उसके बाद अगले प्रोसेस में जब ये पहुंचेगा तब ये धीरे धीरे एक टोपी का आकार लेना शुरू करेगा, एक हेलमेट का आकार लेना शुरू करेगा, और उसके बाद वो आगे की प्रक्रियाओं से गुजरेगा। अब इस कपड़े को काटकर उसे टोपी के आकार में ढालने की बारी है। यहाँ एरामिड से उसी तरह टोपी बनती है जैसे बच्चे खेलने के लिए बनाते हैं। इसके बाद अब ये हेलमेट की शक्ल में मोल्डिंग और कंप्रेस्ड होने के लिए तैयार है। सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है ये, जहां पर फैब्रिक को प्रेशर डालकर और मोल्ड में लगाकर हेलमेट की शक्ल दी जाती है। ये एक प्रारंभिक शक्ल है एक हेलमेट की, और यहाँ ये प्रोसेस एक ख़ास टेम्परेचर, ख़ास दबाव और एक ख़ास तरीक़े से की जाती है। यहाँ फ्लावर कटिंग सेक्शन के बाद जो फैब्रिक आया है, अब उसे मोल्ड पर चढ़ाया जाएगा। अब इस हेलमेट का आकार तैयार है। एक कपड़े को आपने एक टोपी की शक्ल में बदलते हुए देखा। हेलमेट का शेल मोल्ड से उतरने के बाद कुछ इस तरह का होता है। इसके किनारे को काट दिया गया, और अब ये आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार है। हमारे साथ एयर कोमोडोर जीसी मिश्रा हैं। मिश्रा जी, ये वहाँ पर मोल्ड से उतरा और उसके बाद इसको काटा गया जी। इसके बाद अगला कदम क्या होगा? इसके बाद हम लोग इसके अंदर में बीडिंग फिट करते हैं, जो कि आप देखेंगे इस शेल में लगी हुई है। अच्छा, ये जो रबर की बीडिंग, जी जी, इसको फिट करते हैं। ये क्यों फिट की जाती है? इससे आराम रहता है? नहीं, जो एजेस हैं इस वक्त जो है बिल्कुल खुली हुई आप देख रहे हैं। जी जी। इसमें पानी घुसने का डर रहता है, उसको बचाने के लिए, प्लस इसको जब रखते हैं या गिरता है इसकी एज डैमेज ना हो, इसके लिए हम इसको कवर करते हैं बीडिंग से। अच्छा, बीडिंग के बाद ये इस शक्ल का हो गया जी। यानी एक कपड़े, एक थान से हमने आपको शुरू किया था, एक रोल से, और रोल के बाद एक एक स्टेप हमने आपको दिखाई, और अब इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो गई है। अब ये हेलमेट तैयार है भारतीय सैनिकों के साथ मोर्चे पर डटने के लिए। इस डिज़ाइन का हेलमेट तो 1980s में हुआ था यूएस में, बट जो इसकी जो एग्जिस्टिंग जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जो हम बोलेंगे यूएस में जो 2000s में जो हेलमेट चला, जिसको ACH बोलते हैं, ये उसके मुकाबले या उससे थोड़ा बेहतर ही हम बोलेंगे। और जो नेक्स्ट लेवल हेलमेट है, जो ECH है, उस पर अब हम लोग अभी काम कर रहे हैं, और उम्मीद है आने वाले 1 सालों में शायद वो भी हम दे पाएंगे इंडियन आर्मी को। लेकिन अभी आपको कमांडर्स हेलमेट्स की झलक देखनी है। ये वो हेलमेट्स हैं जिन्हें कमांडर्स के लिए खरीदा जाना है। भारतीय सेना के कमांडरों के लिए, यानी कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर और उनसे ऊपर के जो कमांडर्स हैं, उनके लिए जो हेलमेट खरीदे जाएंगे, जो लगभग 58,000 के आसपास होंगे, वो कुछ ऐसे दिखेंगे, इस तरह से होंगे। उनमें कम्युनिकेशन और दूसरी चीज़ों की चीज़ें लगी होंगी। कुछ ये चीज़ें हैं जिनके लगाने की सुविधा होगी, यानी जब चाहे वो लगा सकें। हमारे साथ डॉक्टर दूरदर्शी दीक्षित हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के यहाँ पर AGM है। क्या कमांडर्स हेलमेट और जो आम सिपाहियों का हेलमेट होगा, उसमें फ़र्क कितना होगा?
उस पर केवल कम्युनिकेशन सिस्टम का फ़र्क होगा। यानी जो ये आपने लगाया हुआ है सिर्फ इसका फ़र्क होगा। और इन सब के लिए क्या अरेंजमेंट होगा उसमें लगाने के लिए? इन सब के लिए कॉम्पेटेबिलिटी होगी उसमें कि इनको लगाया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पे। जी। यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है? इस पर्टिकुलर इस हेलमेट में क्या लगा हुआ है? इस हेलमेट पे एक्सेसरी रेल कनेक्टर लगा हुआ है। जी जी। इस हेलमेट में वीडियो कैमरा लगा हुआ है। इस हेलमेट में लेज़र टॉर्च लगी हुई है और ये नाइट विजन श्राउड लगी हुई है। यानी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उन हेलमेट्स को ऐसा भी बनाया जा सकेगा। वज़न में कितना फ़र्क पड़ेगा एक कमांडर के हेलमेट में और एक सोल्जर के हेलमेट में? लगभग 200 ग्राम का। 200 ग्राम से ज़्यादा। भारतीय सेना पिछले 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक आतंकवादियों के खिलाफ अभियानों में उलझी हुई है और इस दौरान बड़ी तादाद में जवान और अफसर शहीद हुए हैं। कई बार ऐसी खबरें आईं कि जवानों और अफसरों की जानें बचाई जा सकती थीं अगर उनके हेलमेट बेहतर होते। लंबे अरसे बाद सेना ने हेलमेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। उम्मीद है कि इन आधुनिक हेलमेट्स से कुछ सैनिकों की जानें बचाई जा सकेंगी। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, कानपुर। यह अच्छी बात है कि 2 दशक बाद ही सही भारतीय सेना के सिर का बोझ कम करने की दिशा में एक जरूरी कदम उठाया गया है, लेकिन ठीक इसी तरह कई और बातें हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हमारे पास सेना के संसाधनों की कमी से जुड़े कुछ आंकड़े हैं जिन पर आज आपको गौर करना चाहिए। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक सेना के पास 2,17,388 बूट्स की कमी है। सेना के पास 1,86,138 बुलेट प्रूफ जैकेट्स की कमी है। 13 लाख से ज्यादा कैनवस शूज की कमी है। 4,47,000 मास्क की कमी है। सेना में 95,978 दरियों की कमी है और 1,26,270 मच्छरदानियों की भी कमी है। ये वो मूलभूत जरूरतें हैं जिन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि सेना के मनोबल पर किसी भी तरह का कोई नकारात्मक असर न पड़े।